हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपके लिए करा जाता है एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, विथ ईच एग्जाम्पल एंड विथ ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपको काम में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। साथ में बच्चा हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, जहां से आप पूरे साल कभी भी कहीं भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अगर चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे आप ये वीडियो कौन से सिटी में बैठ के देख रहे हो, ताकि मेरे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स को थोड़ी सी आइडिया मिले कि हम कहाँ तक अपने नॉलेज को पहुँचा पा रहे हैं। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगर आपने अभी तक इसके थियरी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में आपको नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिए प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जहां से आपको सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन है आप वहां से अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो आगे आओ, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो पहले क्वेश्चन में कहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ। तो बेटा कार की बैटरी का ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट। व्हाट वाज ईएमएफ? जब बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तब जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसको कहा जाता है ईएमएफ। जब बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं तब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है ईएमएफ। ठीक है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.4 ओम, तो बैटरी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसका रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? आप मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चा? तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट के लिए जो बैटरी है राइट, उसको सीधा सीधा एक वायर से जोड़ देंगे, राइट, डायरेक्ट वायर से जोड़ देंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। आपने बैटरी के प्लस माइनस को सीधा सीधा जोड़ दिया, इसमें करंट मैक्सिमम होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। कितना वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में? 12 वोल्ट। और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किसका है? इस अंदर के मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। कितना दिया है? 0.4। तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 एम्पियर मात्र। तो ये बैटरी में से 30 एम्पियर करंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है। चलिए बेटा अगला सवाल। मैं जो जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें जो जो कंसेप्ट आएंगे ना, उसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया ईएमएफ मतलब जब बैटरी यूज नहीं हो रहा है तब जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ, चलो अभी ईएमएफ कितना दिया है? 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन स्मॉल आर, बैटरी के मटेरियल का रेजिस्टेंस है 3 ओम, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 ओम, चलो सर्किट में कितना करंट है? 0.5 एम्पियर। What is the resistance of the resistor? तो अभी आपने बैटरी के साथ एक रेजिस्टर भी जोड़ के रखा है, मतलब इस तरह से है कि ये बैटरी है आपका, राइट, और उसके साथ हमने एक रेजिस्टर को भी जोड़ के रखा है, और ये बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है बैटरी में से वो आपको दे दिया है 0.5 एम्पियर। आपको बताना है ये रेजिस्टेंस क्या होगा, और आपको ये भी बताना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करंट दिया ना बेटा, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। चलो ये बैटरी कितना वोल्टेज दे रहा है बच्चा? ईएमएफ जितना। और रेजिस्टेंस कितना है? तो बाहर रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर, और अंदर रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, करंट जब फ्लो होगा तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस स्मॉल आर। तो सिंपल सा फॉर्मूला। चलो करंट कितना दिया है? 0.5, ईएमएफ दिया हुआ है 3, ये आपको दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3, और एक्सटर्नल अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 है। तो ये हो गया आपका सिंपली R प्लस 3 इक्वल टू 20, 10 बाई 0.5 20। तो R कितना हो जाएगा बच्चा? 17 ओम हो जाएगा। चलो आपको ये भी बताना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा टर्मिनल वोल्टेज का। टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? देखो इसका ईएमएफ तो दिया है 10 वोल्ट,
बट आपको पूरा 10 वोल्ट मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैटरी का जो खुद का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो आपको बाहर पूरा 10 वोल्ट नहीं मिलना है। कितना मिल रहा है बाहर देखते हैं। तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो सिंपली ओम्स में यूज करो। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट कितना था? 0.5। ये बाहर का रेजिस्टेंस कितना आया बच्चा? 17। तो ये कितना हो गया आपका? 8.5 वोल्ट हो गया। देखो आप समझो बेटा, इसका लॉजिक समझो। ईएमएफ बैटरी का 10 वोल्ट था, बट आपको पूरा 10 वोल्ट बाहर नहीं मिल रहा है। बाहर आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 8.5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो बाकी जो 1.5 वोल्ट है वो ड्रॉप हो गया है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कंसेप्ट आया समझ में आपको? तो पूरा ईएमएफ हमें कभी बाहर मिलता नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, चले बच्चा आगे चलते हैं। सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एट द रूम टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। अभी देखो रेसिस्टेंस और टेम्परेचर को रिलेट किया है। रेसिस्टेंस और टेम्परेचर सारे बच्चों को पता है कि सर एक ही फॉर्मूला रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनने वाला है क्योंकि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर दिख रहा है। चलो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम given that temperature coefficient of material is 1.7 into 10 power minus 4। तो देखो डेटा में क्या दिया है बेटा, एक टेम्परेचर दिया है आपको 27, तो जो टेम्परेचर T0 है उसे हम लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। वहां पे जो रेजिस्टेंस है 100, उसको लेंगे R0। ये आपने रेफरेंस कंडीशन है। ये क्या दिया है आपको बच्चा? मेरा रेफरेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया है आपको? रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 100 ओम। तो अगर ये रेजिस्टेंस 117 ओम हो रहा है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। कोएफिशिएंट अल्फा, अल्फा दे दिया है आपको 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चा। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। सो R इज 117, R0 इज 100, 1 प्लस अल्फा इज 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, T माइनस T0। चलो 100, 117 डिवाइड बाई 100 होगा बेटा, और 1 सामने आएगा तो -1 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 T माइनस T। चलो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 17 डिवाइड बाई 100। ठीक है बच्चा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 इंटू 10 पावर माइनस 5। ऑब्वियसली T0 कितना दिया है? रेफरेंस टेम्परेचर 27 दिया हुआ है। समझ आ रहा है हमने स्टेप क्या करने बेटा? बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स करने आपको। ठीक है, मैंने अभी 17 बता दिया मैंने यहाँ से। चलो 10 पावर माइनस 5 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा नीचे? 10 पावर, बोलो बोलो बोलो, नीचे 10 पावर 2 ऑलरेडी है, 10 पावर 5 सामने आएगा। चलो आपके लिए सिंपल करता हूँ, 10 पावर 5 डिवाइड बाई 10 पावर 2 इक्वल टू T माइनस 27। ये हो जाएगा 10 पावर 3 बच्चा, 1000 इक्वल टू T माइनस 27। तो लो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर होगा 1027 डिग्री सेल्सियस। प्यारा सा फॉर्मूला, प्यारा सा न्यूमेरिकल, प्यारा सा कैलकुलेशन, प्यारे से 2 मार्क एग्जाम के। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, a negligible small current is passed through a wire of length, okay, and uniform cross section area, okay, and its resistance is 5 ohm, okay. What is the resistivity of the material at a temperature of experiment? ये सारे तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। वायर का आपको लेंथ दिया है 15 मीटर, वायर का आपको एरिया दिया है 6 इंटू 10 पावर माइनस 7, और वायर का रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। आपको बताना है बच्चा कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी रेसिस्टिविटी रो। ले बच्चा जानता है, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आया है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। चलो R कितना है? 5, A 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 एंड डिवाइड बाई एल। एल दिया है आपको 15। चलो 5 3 15, 3 2 6। ये आंसर आ गया आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? ओम इंटू मीटर। लो बेटा आ गया आंसर। सो रेसिस्टिविटी इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। देखो इतना मस्त ये चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे अच्छे सर्किट के क्वेश्चन ये लोग डाल सकते थे एक्सरसाइज में, बट नहीं, इनको तो ऐसे क्वेश्चन डालने हैं। और एडिशनल एक्सरसाइज भी निकाल दिए इस साल तो।
चलो कोई नहीं, सिल्वर वायर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 2.51 ओम एट 27.5 डिग्री। देखो वापस आया रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा होगा बच्चा? फॉर्मूला होगा आपका R इक्वल टू R0, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को कौन जोड़ता है? R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस T0। चलो कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। तो एक टेम्परेचर दिया है, लेट्स से इट इज T0 27.5, और उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ले लो R0 2.1 ओम। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिया है 2.7 ओम, कितने टेम्परेचर पे? 100 पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। 27.5 डिग्री पे रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस है 2.7 ओम डिग्री है बच्चा। ठीक है, ओके। तो चलो सिंपली फॉर्मूला वैल्यू डाल देते हैं। ओके, लेट्स से R इक्वल टू 2.7, R0 इज 2.1, 1 प्लस अल्फा आप लोग को फाइंड करना है, टेम्परेचर T इक्वल टू 100, वैल्यू डालो T इक्वल टू 100, T0 इज 27.5। चलो 2.7 डिवाइड बाई 2.1, 1 सामने आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 100 माइनस 27.5, दैट इज गोइंग टू बी 72.5 आई गेस। चलो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो बच्चा, 2.7 माइनस 2.1, अभी तुम बड़े बच्चे हो ना, 2.7 माइनस 2.1 क्या हो जाना है? 0.6 डिवाइड बाई 2.1, और ये 72.5 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया आपका अल्फा। इसको कट करते चलो, ये 3 2 एंड 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 72.5, दैट्स इक्वल टू अल्फा। बाकी आप देख लेना, यहाँ से आगे आप देख लोगे बच्चा कि ले जाऊँ उसके आगे भी? ना बोलो ना सर के नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम 12वीं में बच्चे आ गए अभी। तो फिर यार बात करते हो आप। चलो तो अल्फा का वैल्यू जो भी आए बेटा, आपका यूनिट क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहां तक मैं आपको ला दिया हूं, अब इससे आगे बच्चा मेरे आप जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक ही किरचॉफ का क्वेश्चन आने वाला है, बाकी सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। तो बेटा आपको इनिशियली कुछ कंडीशन दिया है, तो इनिशियली आपने कितना वोल्टेज जोड़ के रखा था? 230 वोल्ट, और इनिशियली करंट कितना ड्रॉ हुआ था? 3.2 एम्पियर। ठीक है, इनिशियली करंट हमेशा इनिशियली थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वायर ठंडा होगा। जब वायर ठंडा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा जाएगा। क्या कहा सर? स्टार्टिंग में वायर जब ठंडा होगा वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर का रेजिस्टेंस कम है तो वायर का टेम्परेचर भी कम रहेगा। अगर उल्टा पुल्टा बोले जा रहा हूँ अभी, स्टार्टिंग में वायर ठंडा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट जाएगा, फिर जैसे ही करंट पास होगा वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट थोड़ा सा डाउन होकर स्टेबल हो जाएगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8। देखो कुछ टाइम के बाद उसका स्टेडी वैल्यू क्या आ गया? अभी वोल्टेज तो वही कनेक्टेड है 230 वोल्ट, और स्टेडी वैल्यू बदल के कितना हो गया? 2.8 एम्पियर हो गया। देखो करंट कट गया। What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 डिग्री? मतलब इनिशियली जो आपको टेम्परेचर दिया है, लेट मी कॉल इट इनिशियल करंट I0, और इनिशियली जो आपको बच्चा टेम्परेचर दिया है T0, वो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि वायर जब गर्म हो गई, सब चीजें स्टेबल हो गई, तब ये टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ निक्रोम अल्फा भी आपको दे दिया है 1.7 इंटू 10 पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलिए तो वापस दिख रहा है बेटा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को रिलेट करना है, तो कौन सा एक ही मात्र फॉर्मूला बच्चा आपका? R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। रेडी? नाउ वी डोंट हैव रेजिस्टेंस, बट आपने ओम्स लॉ सीखा है ना, R इक्वल टू V बाई I, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? V बाई I, और स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था वो क्या लिखोगे? V बाई I0, 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। V कैंसल, I0 आ गया ऊपर, 1 आ गया सामने, हो गया माइनस, दैट्स इक्वल टू अल्फा इंटू T माइनस T0। चलो इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
तो स्टार्टिंग में करंट था 3.2, फिर करंट हो गया 2.8 -1, अल्फा का वैल्यू है 1.7 इंटू कितना था 10 पावर -4, टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 27। सारे डेटा रख दिए यहाँ पे लिखिए, सारे डेटा वहाँ डाल दिए। चलो सिंप्लीफाई करो, 3.2 माइनस 2.8, 0.4 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 1.7 नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताना ही पड़ेगा मुझे अब तो ये वैल्यू। ओके, ये आपका कट हो जाना है 7 से। 10 पावर -4 ऊपर ले लो, कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई क्या करना है 7 और क्या करना है डिवाइड बाई 1.7। समझ आ रही है बात आपको? 27 सामने आके हो जाएगा +27 इक्वल टू टी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अभी तुम्हारे लिए मतलब क्या कहते हैं कि पूरा अभी कट कट करके बताऊं मैं आपको। ये क्या खुल गया? तुम्हें कौन बुलाया? मैं फटाफट आपको कैलसी के ऊपर बता देता हूँ आपका आंसर क्या आना चाहिए। आप वेरीफाई करना बच्चा आपका आंसर। व्हाट इज इट? देखो 10,000 डिवाइड बाई करना है आपको 7 डिवाइड बाई करना है आपको 1.7। कितना आ रहा है 5882। ना ना ना, तो गलत हुआ है, इतना सारा तो नहीं आएगा। 10,000 ओके, डिवाइड बाई करना है 7 डिवाइड बाई करना है आपको 1.7 डिवाइड करना है। कितना आया 840 और 27 प्लस कर दो चलो, तो आंसर हो गया आपका 867.3। ठीक है ना? चलो 867.3 इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे 867.3 डिग्री सेल्सियस। तो इतना गर्म हो जाएगा वो वायर, 867.3 डिग्री सेल्सियस इतनी गर्म हो जाएगी वायर करंट पास कराने से। हीटिंग एलिमेंट है ना वैसे भी। समझे क्वेश्चन बेटा? ये जो स्टार्टिंग कंडीशन है वहां से स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मिल जाएगा V/I0, यहाँ से आपको फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा वायर गर्म होने के बाद, विच इज V/I। नाउ यू हैव बोथ द रेजिस्टेंसेस, टेम्परेचर को रिलेट करना है, यू कैन यूज द फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब आया अच्छा क्वेश्चन, डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। चलो बेटा ये एक बब्बर शेर क्वेश्चन है, बब्बर शेर क्वेश्चन। चलो सारे ब्रांचेस देख लो। तो रेजिस्टेंस है 10, 5, 5, 10, बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 5। आपको बताना है हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा। ये पूरे एक्सरसाइज का एकमात्र अच्छा क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन है। सो बेटा देखो, आप बोलोगे सर ये तो वेस्टर्न ब्रिज है, ये तो वेस्टर्न ब्रिज है, इसको निकाल दो बीच में से। नहीं 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 नहीं, वेस्टर्न ब्रिज तो है बट बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करो। बैलेंस कंडीशन क्या होता है वेस्टर्न ब्रिज का? इस दोनों आर्म का रेशियो और इन दोनों आर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। इधर रेशियो है 10/5, इधर रेशियो है 5/10। क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, मतलब बीच वाली लाइन में से भी करंट पास होगा जी। ओके चलो, अभी करंट पास हो रहा है बीच वाली ब्रांच में से, तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। चलिए सपोज ये बैटरी में से करंट आया बच्चा, एक्स करंट आया। मैं हमेशा करंट XYZ में लूंगा क्योंकि अपने को इक्वेशन XYZ में ज्यादा इजी लगता है। I1 I2 उसमें ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। XYZ से हम पहले से फैमिलियर है, तो मैं करंट हमेशा XYZ ही लेता हूँ। ठीक है, तो सर्किट में X करंट आया यहाँ तक। चलो सपोज ऊपर गया Y करंट, तो ऑब्वियसली यहाँ कितना जाएगा X माइनस वाई, सीधी सी बात है ये तो। ठीक है चलो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये Y करंट पहुंचा यहाँ पर। अब आप एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, नहीं तो फिर आपको 3 वेरिएबल में काम करना पड़ेगा। अपने 2 वेरिएबल से ही इसको निपटा देंगे। तो अब एक बात समझिए बेटा, अंदर जाते वक्त 2 रास्ते थे 10 एंड 5, बाहर आते वक्त भी वही रास्ते 5 एंड 10। मतलब जितना करंट ये 5 में से 10 में से एंट्री किया होगा, उतना ही करंट 10 में से वापस क्या करना चाहिए बच्चा? एग्जिट करना चाहिए, दैट्स कंपल्शन। और जितना करंट यहाँ पे 5 में से एंट्री किया था, उतना ही करंट यहाँ पे 5 में से वापस क्या करना चाहिए? एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। तो अपने ने एंट्री के वक्त 5 ओम वाले में कितना करंट जाने दिया? X माइनस वाई। तो एग्जिट के वक्त भी 5 ओम वाले में से कितना बाहर आना चाहिए? X माइनस वाई। तभी आप करंट को बैलेंस कर पाओगे, तभी आप सर्किट को बैलेंस कर पाओगे। तो अब समझो बेटा, चलो यहाँ पे आया Y करंट, उसमें से इधर गया X माइनस वाई, तो बचा कितना होगा बच्चा बताओ? Y आया, Y में से कितना चला गया साइड पे? X माइनस वाई। तो मैंने Y में से X माइनस वाई को निकाल दिया बच्चा। इस ब्रांच में करंट है 2Y माइनस एक्स।
कितना करंट है इस ब्रांच में, 2y माइनस एक्स। चलो 10 वाले में एंट्री पे y करंट था, तो एग्जिट में भी 10 वाले में कितना करंट होगा बच्चा, y करंट होगा। तो ये मैंने कर लिया करंट के डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरे पास दो ही वेरिएबल है x एंड y, मतलब दो इक्वेशन में काम तमाम, सारे आंसर मिल जाएंगे। समझ आया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बैटरी में से कितना करंट लिया x, ये लाइन में कितना करंट आया बच्चा, x करंट। चलो x करंट इस तरफ गया, y इस तरफ x माइनस वाई। एंट्री पे अगर 10 वाले में y करंट है तो एग्जिट में भी 10 वाले में क्या करंट होना चाहिए, y। एंट्री में अगर 5 वाले में x माइनस वाई है तो एग्जिट में भी 5 वाले में क्या होना चाहिए, x माइनस वाई। अब यहां से आया y करंट, इधर गया x माइनस वाई, तो बाकी क्या बचा, y माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज 2y माइनस एक्स, जो जाएगा इस ब्रांच में। इतना क्लियर। चलिए अब दो किरचॉफ आपको अप्लाई करने, बेटा दो ही वेरिएबल है, एक हम ये लूप ले लेंगे, कॉल इट लूप 1, और दूसरा हम बाहर बाहर का पूरा लूप लेंगे, कॉल इट लूप 2। तो ये जो हमने दो लूप बनाए उस पर हम किरचॉफ अप्लाई करने वाले। चले सबसे पहले फर्स्ट लूप, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1, लूप 1 KVL अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए व्हाट एग्जैक्टली इट इज। स्टार्ट करो यहाँ पे A पॉइंट से। किरचॉफ के रूल में आपको एक बार वापस याद दिला देता हूं कि अगर रेजिस्टेंस है बच्चा R, उसमें से करंट जा रहा है I, अगर आप करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो IR माइनस होगा, अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो IR प्लस होगा। और जहां पे बैटरी है EMF E की, राइट, अगर आप माइनस से प्लस तरफ जाओगे तो EMF प्लस करेंगे, प्लस से माइनस जाओगे तो EMF को माइनस करेंगे। चलिए इस लॉजिक को ध्यान में रख के हम शुरू करते हैं लूप A के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, रेजिस्टेंस आया, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट भी साथ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे I इंटू R, Y इंटू 10 क्या कर देंगे, माइनस। चलो ऊपर गए, वापस यहाँ से नीचे आना है, अपने नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, क्या करेंगे, माइनस। क्या माइनस करेंगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट। रेजिस्टेंस है 5, करंट है 2y माइनस एक्स। चलिए यहां से पहुंचे, अब हम जा रहे हैं इस तरफ, करंट देखो सामने आ रहा है, अपने ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट मिला, अपोजिट मिला तो क्या करेंगे, प्लस। क्या प्लस करेंगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट। रेजिस्टेंस है 5, करंट है x माइनस वाई। हमेशा क्या मल्टीप्लाई करना है, करंट एंड रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, राइट। और ये टोटल वैल्यू क्या हो गया बेटा आपका, क्योंकि आप वापस A पॉइंट पे आ गए, लूप खत्म हो गया, टोटल इक्वल टू 0, लूप खत्म हो गया, टोटल इक्वल टू 0। चलो यहां से क्या रिलेशन मेरा बच्चा, ओपन द ब्रैकेट, -10y माइनस 10y प्लस 5x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो मुझे मिला यहाँ पे -10y माइनस 10y माइनस 5y, माइनस 25y को मैं सामने ले रहा हूँ, 25y इक्वल टू 5 प्लस 5 10x। तो मुझे यहाँ से मिल गया बच्चा y इक्वल टू 10/25x मतलब 2/5x। आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बाहर बाहर के पूरे लूप पे किरचॉफ अप्लाई करते हैं, देखते हैं उसमें से कौन सा इक्वेशन निकलता है। सो बच्चा अप्लाइंग KVL ऑन लूप 2, बाहर बाहर का लूप, ठीक है, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 2। चलिए स्टार्ट करिए वापस A पॉइंट से, इधर से आप घूम के वापस A पे आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट है, राइट, अपने ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर आ रहा है, क्या करेंगे, माइनस। क्या माइनस करेंगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट 10y। चलिए अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट भी साथ साथ में चल रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है करंट भी, तो क्या माइनस करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए हम बाहर आ गए लूप के, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बीच में देखो बैटरी आई, माइनस से प्लस, क्या करेंगे, बैटरी का EMF प्लस करेंगे। कितने वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का, अपने माइनस से प्लस जा रहे हैं, वोल्टेज प्लस कर देंगे, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। बैटरी में सीधा वोल्टेज ही प्लस माइनस होता है, ठीक है। चलिए आगे गए, वापस रेजिस्टेंस आया, अपने इस तरफ जा रहे हैं, करंट भी इस तरफ आ रहा है, क्या करेंगे, माइनस। क्या माइनस करेंगे, रेजिस्टेंस इंटू करंट 10 इंटू एक्स। चलो घूम के वापस A पॉइंट पे आ गए, लूप खत्म हो गया, टोटल इक्वल टू 0। बना दिया दूसरा इक्वेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, -10y माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 10 माइनस 10x इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट हियर, नॉट ब्रैकेटिंग, -10y माइनस 5x प्लस 5y प्लस 10 माइनस 10x इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका -15x, मैं राइट, -5 -10 -15x मैं सामने ले रहा हूं, क्या हो जाएगा 15x
-10y + 5y, -5y सामने जाना तो क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू क्या यहाँ पर है 10। ठीक है, 5 कॉमन निकाल लो, यू गेट 2 इक्वल टू 3x + y। नाउ वी हैव y कितना रखना है आपको 2/5x, लेट्स पुट इट हियर। y इक्वल टू 2/5x क्या यूज कर लिया आपने, फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर लिया फ्रॉम 1, y सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 = 15, 15 + 2 17, मैं यहीं पे सॉल्व कर लूंगा इसको। तो 2 इक्वल टू 15 + 2 17x डिवाइड बाई 5। तो लो आपको पहला वैल्यू मिला बेटा, x का वैल्यू क्या मिल गया 5 2 = 10 डिवाइड बाई 17। चलिए आपका एक वेरिएबल आ गया, कितना आ गया आपका पहला वेरिएबल बेटा 10/17। समझ आ रहा है बेटा, समझ आया क्वेश्चन कैसे किया 10/17, क्लियर एकदम। चलो नाउ व्हाट इज y, तो ये रहा देखो y क्या है 2/5x, इसको और आगे बढ़ाओ यहाँ से। y क्या दिया है आपको 2/5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू डाल दो 10/17, ये कट जाएगा 2 से, तो बेटा y का वैल्यू आ गया 4/17। क्या आ गया y का वैल्यू 4/17। x और y दोनों का वैल्यू आ गया। आपको बताना है हर एक ब्रांच में करंट क्या है, तो करंट आपको हर एक ब्रांच में बताना है, तो अभी आपको हर एक ब्रांच लिखनी पड़ेगी कितना करंट किस ब्रांच में है। ठीक है, तो लास्ट आंसर देते हैं। चलिए मैं काम करूं, इसी स्लाइड पे कंप्लीट कर लूं, नहीं तो फिर मुझे बार बार स्लाइड घुमाना पड़ेगा। सो मैं इधर बेटा लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, करंट इन ऑल ब्रांचेस। चलो बेटा सबसे पहला ब्रांच ले लो ए से बी, तो करंट इन ए बी ब्रांच, कितना करंट है ए बी ब्रांच में y itself, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 4/17 एम्पियर। किस तरफ है ये करंट A to B, ये खास लिखना है आपको A to B। फर्स्ट डन, सेकंड लेट्स टॉक अबाउट BC ब्रांच, तो करंट इन BC ब्रांच कितना है BC ब्रांच का करंट x - y, व्हाट इज x 10/17, व्हाट इज y 4/17, तो ये हो गया आपका 6/17 एम्पियर। किस तरफ जा रहा है बेटा ये B to C, ठीक है। देन करंट इन, लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रांच, ए कौन सा ब्रांच है, ये कौन सा पॉइंट है ABC, ऑब्वियस ये D पॉइंट होगा, इन्होंने लिखा नहीं है, दिस इज टू बी D पॉइंट, ठीक है। सो करंट इन AD ब्रांच कितना है x - y, तो AD ब्रांच में भी सेम करंट है बच्चा x - y, x - y कितना आ रहा है 6/17 एम्पियर। किस तरफ एरो किया है आपने A to D, दिख रहा है ना सबको, मैं जैसे लिख रहा हूँ वो, हाँ दिखना चाहिए सबको। चलो देन अब ये ब्रांच का करंट देख लो, DC ब्रांच का भी करंट कितना आएगा y आएगा, y का वैल्यू है 4/17, कहाँ पे आएगा D to C। लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रांच, BD ब्रांच का करंट क्या है, वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट इन BD ब्रांच क्या है बेटा, ये 2y - x, ठीक है, 2y - x, 2 इंटू y है 4/17 और x का वैल्यू है 10/17, राइट। ठीक है, अब ये मुझे लिखने नहीं देगा, हाँ होने पे आ गया ना, इतना परेशान करेगा। अब ये लास्ट वाला देखना बेटा ध्यान से, ये हो गया आपका 8 - 10 - 2/17। अभी ये आंसर नेगेटिव आया बेटा, अगर आंसर नेगेटिव आया है ना तो इसका मतलब है आपने जो करंट डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया है वो गलत है। आपने एरो किस तरफ मारा था, B से D लिया था, आपका आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब एक्चुअल करंट कहाँ होगा, D से B होगा। समझे ना, आपका एरो क्या है बेटा नेगेटिव, आपका आंसर क्या है नेगेटिव आया कि नहीं, मतलब आपने जो करंट डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअल में करंट किस तरफ जाएगा, B to D नहीं जाएगा, एक्चुअल करंट इस ब्रांच का कहां जाने वाला है, D to B जाने वाला है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ आया, लास्ट में ये आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर आप इस तरह से करंट के आंसर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क नहीं मिलने वाले पूरे आपको। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस आंसर्स, राइट। आगे बढ़े, चलो लेट अस सी what next we have in the answers. So we have a storage battery of EMF, again वापस EMF दिया, एक बैटरी का 8 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दे दिया आपको वापस 0.5 ओम, इस चार्ज बाय 120 वोल्ट DC सप्लाई। आप तो चार्ज कर रहे हो 120 वोल्ट DC सप्लाई से आप इस बैटरी को चार्ज कर रहे हो यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5। चार्जिंग करते वक्त आपने एक 15.5 ओम का रेजिस्टर भी रखा है। आपको बताना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन चार्जिंग सर्किट? तो चार्जिंग के वक्त सिंपली कितना टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा आपको फाइंड करना है। अब देखिए एक बात समझिए आप, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये मक्खी मुझे बहुत परेशान करती है, मैंने पाली हुई मक्खी है, मुझे ऐसा लगता है इसको देख के, रोज आती है मेरे पास। ओके सो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आपने क्या देखा था, वो I इंटू स्मॉल आर उतना ड्रॉप हो जाता है। तो जब आप बैटरी को चार्ज करोगे तो आपको EMF के एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, I इंटू आर देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो वो I इंटू आर अभी भी ड्रॉप होगा, तो वो भी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो चार्जिंग के वक्त जब आपको पूछा हो टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के वक्त टर्मिनल वोल्टेज होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर, प्लस आएगा बीच में, क्या साइन आएगा बीच में? प्लस। नाउ व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? करंट क्या होगा? बड़ा सिंपल है, व्हाट इज गोइंग टू बी द करंट इन द सर्किट? बड़े ध्यान से देखना करंट क्या होगा बच्चा, बहुत गलतियां होती है इस क्वेश्चन के अंदर, है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलो करंट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द करंट? तो बेटा ओम्स लॉ यूज करो, सिंपली करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टर। टोटल में एक एक्सटर्नल भी आपने जोड़ा है और एक आपने इंटरनल तो ऑलरेडी है सेल का, एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है 15.5 का, और सेल का खुद का भी तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, देखो ध्यान से, जब ये बैटरी चार्ज होगा तो चार्जिंग के वक्त हम क्या करते हैं, सपोज ये आपका सेल है जिसका EMF है E। अब अगर इसको चार्ज करना है तो आपको बाहर के बैटरी का प्लस के साथ जोड़ना पड़ता है, ये V वोल्ट का बैटरी है, और माइनस के साथ जोड़ना पड़ता है ताकि इस बैटरी में से करंट निकले इस तरह से, राइट, और इस बैटरी में वापस रिटर्न जाए। क्योंकि डिस्चार्जिंग में ये बैटरी में से प्लस से करंट निकलता है, चार्जिंग में आपको करंट उल्टा करवाना पड़ेगा, इसलिए बैटरी आपको ऐसे जोड़नी पड़ती है। और यहाँ पे इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, राइट, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपने जोड़ा हुआ है कैपिटल R, और यहाँ जुड़ा हुआ है स्मॉल r। तो देखिए बच्चा, ये एक्सटर्नल वोल्टेज और ये सेल का EMF दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? क्योंकि इसके प्लस के सामने इसका प्लस आपने जोड़ दिया, तो ये दोनों अपने अपने वोल्टेज को अपोज करेंगे, मतलब नेट वोल्टेज कितना बचता है सर्किट में? V माइनस EMF E बचता है। कितना बचता है सर्किट में नेट वोल्टेज? V माइनस E, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो जो वोल्टेज है सर्किट का वो क्या है? V माइनस E है, और रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल R है, इंटरनल स्मॉल r है, वो प्लस ही होता है हमेशा। तो ये है 120, EMF है 8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 15.5 प्लस 0.5, ये हो गया 112 डिवाइड बाय 16, दैट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। तो अभी सर्किट में कितना करंट है? 7 एम्पियर करंट है। लेट्स पुट इट हियर, कितना आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा? तो टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर। EMF कितना है बच्चा? सेल का EMF दिया है आपको 8 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 7, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0.5। तो ये हो गया आपका 8 प्लस 3.5, दैट इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। आई बात समझ में? तो जब भी आप चार्ज करोगे बेटा तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? E प्लस आई आर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? E प्लस आई आर करना पड़ेगा, क्योंकि जो I इंटू आर बैटरी चलते वक्त ड्रॉप होता है वो भी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। सो आपको EMF से एक्स्ट्रा क्या सप्लाई करना पड़ेगा? I इंटू स्मॉल r। तो टोटल कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? E प्लस आई आर देना पड़ेगा, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। और चार्जिंग का करंट कैसे निकालना है बेटा? E माइनस V एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस बैटरी का EMF जो अपोज करेगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस। क्लियर क्वेश्चन? चलो बहुत पास पहुंच गए एक्सरसाइज खत्म करने के, 13 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 इंटू 10 पावर 28। आपको दिया है नंबर डेंसिटी, मतलब स्मॉल n, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स कॉल्ड नंबर डेंसिटी n। जो अब मैंने एक एग्जांपल में काउंट किया था, आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में था ये।
हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग, तो वायर का लेंथ दिया है आपको 3 मीटर, टू इट्स अदर एंड, तो इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इफ द लेंथ इज एल, राइट। और क्या दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया दे दिया है वायर का A इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड कैरिंग द करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो बच्चा हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो एकदम स्मूथली पास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, आगे जाता है ड्रिफ्ट के साथ टकरा जाता है, आगे जाता है ड्रिफ्ट के साथ टकरा जाता है, आगे जाता है टकरा जाता है, आगे जाता है टकरा जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को एवरेज वेलोसिटी वाले मोशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ना कि एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेशन होगा वो टकरा ही जाता है पार्टिकल के साथ, पॉजिटिव पार्ट के साथ। जैसे ही वापस एक्सेलरेट होगा टकरा ही जाएगा, जैसे ही एक्सेलरेट होगा वापस टकरा जाएगा। पुष्पा बताया था ना मैंने आपको शॉर्ट में, है ना। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड एवरेज लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब बेटा जब भी ये सारे डेटा हो ना, तो एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला क्या था, करंट डेंसिटी I/A इक्वल टू NeVd। याद करो, J इक्वल टू I/A इक्वल टू सिग्मा इंटू E इक्वल टू NeVd। पूरा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी, J इक्वल टू करंट बाई एरिया इक्वल टू सिग्मा इंटू E, कंडक्टिविटी इंटू फील्ड इंटू NeVd। तो ये मैंने आपको ना बेटा ब्रह्मास्त्र एक फॉर्मूला दिया था। दिस इज द ब्रह्मास्त्र टू सॉल्व द MCQs एंड ऑल अदर पॉइंट्स। देखो ब्रह्मास्त्र है ये, तो यही अपने यहाँ पे लगा लेते हैं। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, सो डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस काटना है इलेक्ट्रॉन को, L जितना, सपोज टाइम लगा T, तो सिंपली इस वेलोसिटी की जगह हम क्या डाल देंगे बच्चा, लेंथ बाय टाइम। तो जो टाइम अपने को चाहिए वो क्या हो जाएगा, NeLA डिवाइड बाई I, सही है, NeLA डिवाइड बाई टाइम। लेट्स सॉल्व इट। तो n दिया है आपको 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बोलना नहीं पड़ेगा मुझे। लेंथ दिया है वायर का 3 मीटर है ना, हाँ। एरिया इज गिवन विच इज 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई करंट। करंट इज गिवन विच इज हाउ मच, करंट इज 3 एम्पियर। 3 वुड बी कैंसल, ओके। चलो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 2, 3.2 इंटू 8.5, 8.5 इंटू 3.2 बचा, ठीक है। 10 पावर ये हो गया आपका -25 प्लस 28, 10 पावर 3, व्हाट इज 85 इंटू 32, 2720, that is 27.2 into 10 power 3, that is 2.72 into 10 power 4 सेकंड। लो इतना टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को खाली 3 मीटर की वायर से पास होने में। कितने मीटर की, 3 मीटर। इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन वायर पास कर पाएगा। बट एक एग्जांपल में सवाल था कि जैसे ही आप लाइट चालू करते हो, स्विच चालू करते हो, वायर कितनी भी लंबी हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी तुरंत ही चालू हो जाता है, मतलब करंट तुरंत ही पास हो जाता है। ऐसा क्यों? सो हमने ऐसा कहा था कि जैसे ही हम स्विच चालू करते हैं, पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है लाइट की स्पीड से। पूरे वायर में लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और फील्ड बनते ही सारे इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट लगता है, और ड्रिफ्ट की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ थोड़ा थोड़ा खिसकना है, ना कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को पूरा वायर पार करके दूसरी तरफ जाना है। इलेक्ट्रॉन पहले से है ही बहुत सारे, बट सब इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे स्विच चालू करी, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फील्ड बनते ही सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके थोड़े थोड़े आगे जाएंगे और लाइट इंस्टेंटली चालू हो जाएगी। अंडरस्टूड? ये एग्जांपल में था। चलिए बच्चा, लास्ट क्वेश्चन था ये। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए, तो दैट्स इट फॉर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आया होगा, एंड आई थिंक कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे अपने फिजिक्स के 3 चैप्टर कर लिए कंप्लीट। फिजिक्स के 3 लेंथीएस्ट, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए कंप्लीट। अब आने वाले जो चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैटर एंड ऑल दिस आर चैप्टर्स आर वेरी 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 व्हाट यू कैन से इजी चैप्टर, आप कह सकते हो।
कम थियरी, कम एग्जाम्पल, कम फंडामेंटल्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी 3 जो आपके सिलेबस के लोड वाले चैप्टर है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चा, चलिए नोट्स प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओनली 199 रुपीज़, पूरे साल आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, एक चैप्टर के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स के लिए आपको 199 में नोट्स मिल जाएंगे, इतने अच्छे से लिखे हुए नोट्स। ओके, चलिए बच्चा, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं वापस अगले क्लास में।